जी CFAP 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा है 17। आज के लेक्चर की तरफ चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने ISA 530 ऑडिट सैम्पलिंग कंप्लीट किया था। जी कोई क्वेश्चन? जी पूछिए। ये कुछ टर्म्स यूज़ करता है। अच्छा पहले मुझे ये बताइए, आपको रेट ऑफ डेविएशन और मिस स्टेटमेंट इनमें फ़र्क तो पता है ना? यानी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन और एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है, ये फ़र्क आप बता देंगे? चलिए ठीक। इनका क्वेश्चन ये है कि सर कुछ टर्म्स हैं मिलती जुलती, जैसे है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, एक है टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, और फिर एक टर्म है प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। इनमें फ़र्क क्या है? ठीक है, इनमें फ़र्क क्या है? तो डिफरेंस जो है वो सिंपल है, कंसेप्चुअल सिंपल डिफरेंस। सबसे पहला है प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन या प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट, कंसेप्ट एक ही होगा। एक है एक्चुअल, आपको पूरी सैम्पलिंग में एक्चुअल मिस स्टेटमेंट्स या एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन इन पॉपुलेशन, ये टर्म्स नहीं मिलेंगी। 3 टर्म्स है ना, कौन कौन सी टर्म्स है? एक है एक्सपेक्टेड, एक है प्रोजेक्टेड और एक है टॉलरेबल। लेकिन एक्चुअल मिस स्टेटमेंट नहीं मिलेगी। पहले मुझे ये बताइए एक्चुअल मिस स्टेटमेंट का वर्ड उसने क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें एक्चुअल मिस स्टेटमेंट्स कितनी आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सारी की सारी पॉपुलेशन को चेक करना पड़ेगा, 100% काम करना पड़ेगा, इसलिए उसने एक्चुअल का वर्ड यूज नहीं किया। फॉलो किया आपने बात को? दूसरी चीज, अब चूंकि सैम्पलिंग में हम 100% सिलेक्शन नहीं करते तो एक्चुअल मिस स्टेटमेंट तो नहीं होगी, लेकिन हम एक्चुअल मिस स्टेटमेंट को अप्रोक्सीमेटली मालूम करने की कोशिश करते हैं सैम्पलिंग में। ठीक है, एक्चुअल ना सही, लेकिन हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि कितनी मिस स्टेटमेंट पूरी पॉपुलेशन में होंगी। वो हम अंदाज़ा किस बेस पे लगाते हैं कि थोड़ा सा सैंपल टेस्ट कर लिया, उस सैंपल के रिजल्ट्स को हमने फिर प्रोजेक्ट कर लिया पूरी पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है, ये कहलाता है अमल प्रोजेक्शन। ये सिंपल कैलकुलेशन होती है कि 10 में 2 गलतियां हैं, 100 में कितनी होंगी? सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो कि बेसिकली प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे बेस कर रही होती है। प्रोबेबिलिटी में ऐसी होता है ना कि 10 में 2 का चांस है तो 100 में कितने का चांस होगा? 10 में से 2 अगर है मिस स्टेटमेंट। तो जो हम सैम्पलिंग में सैंपल के रिजल्ट्स की बेस पे पूरी पॉपुलेशन में मिस स्टेटमेंट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो जो कैलकुलेशन करते हैं उसे क्या कहते हैं भला? उसे कहते हैं प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड नहीं, प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट बेसिकली एक्चुअल मिस स्टेटमेंट का अंदाजा लगाने की कोशिश है। ठीक है, लेकिन इसमें याद रखिएगा प्रोजेक्शन कैसे होती है? प्रोजेक्शन होती है कि अगर 10 के सैंपल में 2 मिस स्टेटमेंट्स हैं तो 100 पूरी पॉपुलेशन में कितनी मिस स्टेटमेंट्स होंगी इज इक्वल टू 20। ये जो 20 है ना, ये प्रोजेक्शन से हमने कैलकुलेट किया है, इसे कहते हैं प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। ये प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद है, शाबाश, प्रोजेक्टेड प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद है। जो एक्सपेक्टेड और टॉलरेबल है ये दोनों प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले हैं। ये पहले हैं, बिल्कुल। ये डिजाइनिंग स्टेज पे हम कैलकुलेट करते हैं। आपको याद होगा डिजाइनिंग स्टेज पे हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन को भी कैलकुलेट किया था, एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट को भी और टॉलरेबल को भी। ये दोनों पहले हैं, प्रोजेक्टेड एंड में। मैं उसकी तरफ आ रहा हूं, पहले बताइए ये समझ आ गया आपको प्रोजेक्टेड क्या है? ठीक है, लेकिन याद रखिएगा हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट करेंगे ना, वो बेस की नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड हमें एक पैराग्राफ में क्लियरली कहता है कि ये एक्चुअल मिस स्टेटमेंट नहीं है, आपने आइडेंटिफाई नहीं, ये आपका अंदाजा है, बेस्ट एस्टीमेट है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल आपकी ये 2 तो है, इसको तो एक्चुअल कह सकते हैं, इसको नहीं कह सकते। इसको एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं, इसको फाइनेंशियल में एडजस्ट नहीं करते।
फिर इसका मकसद क्या होता है भला? इसका मकसद हमें सिर्फ ये इंडिकेशन देना होता है कि पॉपुलेशन में कोई गड़बड़ है कि नहीं, इंडिकेशन देना होता है इसका मकसद। ठीक है, इसको फिर जब हम टॉल लेवल के साथ कंपेयर करते हैं, टॉल लेवल क्या है? ये मटीरियलिटी लेवल। ठीक है, प्रोजेक्टेड है एक्चुअल मिसस्टेटमेंट का प्रॉक्सी, यानी एक्चुअल मिसस्टेटमेंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम प्रोजेक्टेड से, एक्चुअल का अंदाजा लगाते हैं। और टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट या टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन ये मटीरियलिटी का सब्स्टिट्यूट है। तो जिस तरह नॉर्मल ऑडिट में हमने इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताते हुए उसमें मिस स्टेटमेंट को मटीरियलिटी लेवल के साथ कंपेयर करते हैं, एक्चुअल मिस स्टेटमेंट को एक्चुअल मटीरियलिटी लेवल के साथ कंपेयर करते हैं, ये देखने के लिए कि पॉपुलेशन में मटीरियल मिस स्टेटमेंट है कि नहीं। उसी तरह सैम्पलिंग में भी सिमिलर काम है, कंसेप्ट सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे किसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? एक्चुअल को नहीं, क्योंकि एक्चुअल मिस स्टेटमेंट तो है ही नहीं हमारे पास। तो किसको कंपेयर करेंगे? प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट को। किसके साथ? मटीरियलिटी लेवल के साथ, वो तो है ही नहीं सैम्पलिंग में। तो फिर किसका? टॉलरेबल के साथ। तो ये दो मेन कंसेप्ट है जो स्टैंडर्ड में यूज होते हैं, प्रोजेक्टेड और टॉलरेबल। इन दोनों में फर्क समझ आ गया? क्लियर यहां तक? आगे चले। एक्सपेक्टेड होता है हमारा अंदाजा, और अगर स्टैंडर्ड ने हमें 3-4 फैक्टर्स बताया, लेकिन वन वर्ड अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो ये एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट, ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन हमारी रिस्क असेसमेंट पे बेस कर रही होती है। ठीक है, इसको हम जहां कहीं यूज करते हैं रिस्क को असेस करने के लिए, रिस्क की रिवीजन के लिए यूज करते हैं। जैसे एक जगह पे वो भाई ने भी क्वेश्चन पूछा था कि सर टेस्ट ऑफ डिटेल्स के जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें एक कंसेप्ट है कि प्रोजेक्टेड को एक्सपेक्टेड के साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बताइए कि प्रोजेक्टेड को एक्सपेक्टेड के साथ क्यों कंपेयर किया जाता है? पहले तो ये सुन लीजिए, अगर आपकी रिस्क असेसमेंट 100% एक्यूरेट है ना, अगर रिस्क असेसमेंट 100% एक्यूरेट है तो आपकी प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स और एक्सपेक्टेड बराबर होनी चाहिए। और अगर इनमें फर्क आता है, यानी प्रोजेक्टेड ज्यादा हो जाती है एक्सपेक्टेड से, इसका मतलब है कि आपने रिस्क सही असेस नहीं किया था, रिस्क ज्यादा होना चाहिए था। तो वो कहता है आपको रिस्क को रिवाइज कर दें। तो एक्सपेक्टेड समझ आया आपको? हमारा अंदाजा कि कितनी मिस स्टेटमेंट। एक छोटी सी एग्जांपल से आपको मैंने शेयर कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की थी कि हमारा जो भी स्टूडेंट आई कैप का पेपर देने के लिए जाएगा, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट डेविएशन उसके सबके लिए सेम है, लेकिन एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट या रेट ऑफ डेविएशन ये हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट है। जिसने ज्यादा तैयारी की होगी उसका रेट ऑफ डेविएशन डिफरेंट होगा, जिसकी कम तैयारी होगी उसका कम होगा। ठीक है, तो नॉर्मली हर एरिया के लिए जो टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट होगी हमारी या रेट ऑफ डेविएशन, ये स्टैंडर्डाइज होते हैं नॉर्मली, लेकिन हर एरिया के जो एक्सपेक्टेड डेविएशन या मिस स्टेटमेंट है ये फर्क होती है, उस एरिया की नेचर उसके रिस्क पे डिपेंड कर रही होती है। ये फर्क समझ आया? क्लियर हो? जी जी। टॉल बिल्कुल, टॉल लेवल भी हमारा बेसिकली कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है हमारी, जैसे मटीरियलिटी की कैलकुलेशन। ठीक है, लेकिन इस ये अंदाजा हो रहा है, ये अंदाजा हो रहा है। क्या अगर मैं ये कहूं मटीरियलिटी एक अंदाजा है तो क्या मुझे गलत साबित कहेंगे? गलत कर नहीं, वो भी एस्टिमेशन के बेस, जजमेंट के ऊपर ही बेस करके हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना। लेकिन ये है हमारा अंदाजा कि कौन सी हमारा लेवल एक, कि जिससे ऊपर की अगर कोई फिगर होगी तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करते, हम उसको करेक्ट करवा के छोड़ते हैं, वरना ओपिनियन मॉडिफाई करते हैं। इसका क्राइटेरिया जजमेंट ऑडिटर की, स्टैंडर्ड ने इसका कोई क्राइटेरिया नहीं दिया टॉलरेबल का। नहीं, हाँ वहाँ पे 5% था मटीरियलिटी का, यहाँ पे नहीं दिया उसने। यहाँ पे सिर्फ उसने हमें कंसेप्ट बताया और फिर हमारी जजमेंट पे छोड़ दिया। ठीक है, ये बेसिकली हम ISA 320 में कंसेप्ट आएगा परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, उस पर बेस कर रहा होता है, उस पर बेस कर रहा होता है। हम हर वहाँ पे डिस्कशन करेंगे हम कि एक ओवरऑल मटीरियलिटी लेवल होता है, एक परफॉर्मेंस मटीरियलिटी होता है, हर एरिया के लिए अलग-अलग। तो ये बेसिकली उस पर बेस कर रहा होता है। ठीक, तो तीनों में फर्क समझ आ गया, एक्सपेक्टेड में, प्रोजेक्टेड में और टॉलरेबल में। क्लियर? और इनमें कोई भी एक्चुअल मिसस्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, एक्चुअल सिर्फ और सिर्फ ये है, लेकिन इसको भी हम वैल्यूएशन के लिए यूज नहीं करते, प्रोजेक्शन के लिए यूज करते हैं। फिर इस फिगर को वैल्यूएशन के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? अच्छा, एक और स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर प्रोजेक्टेड और एक्सपेक्टेड को हम कंपेयर करते हैं, ये बात तो समझ आ गई, लेकिन ये कंपैरिजन वो टेस्ट ऑफ डिटेल में कहता है करो।
टेस्ट ऑफ कंट्रोल में नहीं कहता। तो कंसेप्ट हमारा ये कहता है, लॉजिक हमारी ये कहती है कि अगर उसमें भी कंपेयर हो सकता कर रहे हैं तो किया जा सकता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए हम याद रखें स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। जैसे आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया था, इसकी एक और मसला इसी तरह का इसी स्टैंडर्ड में एक और मौजूद है। स्ट्रैटिफिकेशन पता आपको क्या होती है? क्लासिफिकेशन करना। आप कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन एक रेलिवेंट फैक्टर है किसका? टेस्ट ऑफ कंट्रोल का कि टेस्ट ऑफ डिटेल का? टेस्ट ऑफ डिटेल का। क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल का सैंपल साइज सिलेक्ट करने से पहले क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हम? वो भी कर सकते हैं। अगर आपको सेल्स के टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो हैं आपका मैनेजर टेस्ट करने को कहे और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो क्लाइंट की, 6 प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहा है, तो क्या आप सबको कंबाइन करके सैंपल सिलेक्ट करेंगे कि बेहतर यह है हर प्रोडक्ट का अलग-अलग सैंपल सिलेक्ट करके टेस्ट किया जाए? तो स्ट्रैटिफिकेशन तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ने हमें ये सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल में दिया। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में उसने कहा ये रेलिवेंट फैक्टर नहीं है। तो हमने क्या करना है? एग्जाम क्वेश्चन की हद तक उसको फॉलो करना है। हम कहेंगे ठीक है स्ट्रैटिफिकेशन, अगर वो एग्जाम में कह दे स्ट्रैटिफिकेशन का टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे क्या इफेक्ट होगा, तो हम क्या बताएंगे? रेलिवेंट फैक्टर नहीं है। हालांकि प्रैक्टिकली हम करते होंगे। उसी तरह ये भी टेस्ट ऑफ डिटेल में उसने कहा कंपेयर करो प्रोजेक्टेड एक्सपेक्टेड, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में नहीं कहा तो नहीं करेंगे। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? जी नॉर्मली जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ही प्रोसेस से चल रही है, अगर और उसके कंट्रोल टेस्टिंग हम कर रहे हैं तो वो रैंडम सैम्पलिंग जो है वो बेहतर नहीं है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए? देखें वो डिपेंड कर, अगर तो सिस्टम एक ही है ना, हम बेसिकली टेस्ट कर कंट्रोल्स में सिस्टम देख रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन नहीं देख रहे होते। अगर सिस्टम सारा बिलिंग सिस्टम एक ही है हर ट्रांजैक्शन का और आप बिलिंग सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं तो फिर स्ट्रैटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सबका बिलिंग सिस्टम डिफरेंट है या जिस चीज़ को आप टेस्ट कर रहे हैं वो हर प्रोडक्ट की डिफरेंट है, तो उस सूरत में आप स्ट्रैटिफिकेशन करके ही आपको चलना चाहिए। और कोई क्वेश्चन? जी टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन ज़्यादा हो रहा है तो इफेक्ट ऑफ सैंपल साइज कम। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू मटीरियलिटी, इससे एग्री करते हैं। ये परफॉर्मेंस मटीरियलिटी की एप्लीकेशन है और मटीरियलिटी और इन्वर्स रिस्क का इन्वर्स रिलेशनशिप है। ये भी आपने सुना होगा, नहीं सुना तो अभी सुन लें, कर लें। मटीरियलिटी और रिस्क का इन्वर्स रिलेशनशिप है। अच्छा, इस इन्वर्स रिलेशनशिप में आपने ये नहीं देखना कॉज एंड इफेक्ट, कौन सा चीज़ कॉज है कौन सी इफेक्ट है। ये टू वे बोथ वे काम करता है। मटीरियलिटी रिवाइज हो गई तो इसका मतलब रिस्क भी रिवाइज हो जाएगा, या रिस्क रिवाइज हो गया तो इसका मतलब मटीरियलिटी भी रिवाइज होगी। ये टू वे चलेगा, ठीक है। अब अगर मटीरियलिटी और रिस्क का इन्वर्स रिलेशनशिप है, मटीरियलिटी इंक्रीज हो गई, रिस्क क्या होना चाहिए? तो रिस्क कम तो सैंपल साइज क्या होना चाहिए? कम ही होना चाहिए ना। रिस्क कम हो गया तो सैंपल साइज भी कम होना चाहिए। ये सिंपल कंसेप्ट था, इसको आप इन टर्म्स के साथ रिप्लेस कर दें। अब मैं ये नहीं कह रहा मटीरियलिटी इंक्रीज हो जाए, मैं ये कह रहा हूं टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट इंक्रीज हो जाए तो सैंपल साइज में क्या इफेक्ट होगा? कम हो जाएगा। तो आप टॉलरेबल को मटीरियलिटी और रिस्क के साथ रिलेट करके फिर सैंपल साइज पे पहुंचे, आसान हो जाएगा आपके लिए। समझ आई कुछ कि टॉलरेबल से हमने सैंपल साइज पे कैसे पहुंचना है, ठीक है। रिस्क और मटीरियलिटी के इन्वर्स रिलेशनशिप की मदद से पहुंचना है, ठीक है। वरना दूसरा एक तरीका है क्या, डाटा लगा लें बस। एक्सपेक्टेड के साथ सैंपल साइज का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, टॉलरेबल के साथ नेगेटिव। एग्जाम में कंक्लूजन में पहुंचना होता है, लेकिन बेहतर यह है कि आपको पीछे उसके बैक एंड पे जो कंसेप्ट चल रहा है वो बताओ। और कोई क्वेश्चन? हाँ, पहले लेकिन आपने अगर प्रोजेक्टेड आपकी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है तो पहले आपने रिस्क पे कमेंट करना है कि इसका मतलब है हमारा रिस्क रिवाइज होना चाहिए, और फिर उसके बाद जाहिर है रिस्क के बाद सैंपल साइज और प्रोसीजर पे हम इम्पैक्ट बताते हैं। और कोई क्वेश्चन? पॉपुलेशन को डिफाइन कर दे टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में। पॉपुलेशन का मतलब क्या है? सिंपल मीनिंग है वो सारे के सारे यूनिट्स जहां से हमने सैंपल उठाना है, सैंपल उठाना है, ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए अगर हम देखना चाहते हैं कि CFAP 6 का इस अटेम्प्ट का हमारे कॉलेज का राइज का रिजल्ट क्या होगा, तो इसके लिए क्या हमें CFAP के जितने भी स्टूडेंट्स हैं किसी भी सब्जेक्ट के, उन सब में से सैंपल उठाना चाहिए?
नहीं, वो तो इरेलीवेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं सैम्पलिंग करने से पहले, कि हम ये बता दें हमारी पॉपुलेशन का मतलब कि वो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जिन पे हमने कंक्लूजन ड्रॉ करना है, तो वो कौन से होंगे? वो हमारे CFAP 6 के इनरोल्ड स्टूडेंट्स होंगे। अब इसमें अगर आपने रिजल्ट प्रिडिक्ट कर प्रोजेक्ट करना है कि इस अटेम्प्ट का क्या होगा, तो आपको CFAP 6 के इनरोल्ड स्टूडेंट्स में से सैंपल उठाना है, ना CFAP 5 का कोई स्टूडेंट ऐड हो और ना ही 6 का कोई स्टूडेंट कम हो। समझ रहे हैं? पॉपुलेशन सबसे पहले उसने यही कहा था, पॉपुलेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कंप्लीट और एक्यूरेट होने का मतलब? कि ना कोई इररेलेवेंट यूनिट ऐड होना चाहिए आपकी पॉपुलेशन में और ना ही कोई रेलिवेंट लेस होना चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन का मतलब क्या? वो कंप्लीट यूनिट्स जिनमें से आपने सैंपल उठाना है। और हमारे ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉपुलेशन क्या होती है? वैसे तो आपको पता है सैम्पलिंग सिर्फ ऑडिट में नहीं और जगहों पे भी चलती है, रिसर्च में भी चलती है। ठीक है, इलेक्शन कौन जीतेगा इसकी सैम्पलिंग करनी है, तो इसकी पॉपुलेशन क्या होगी? पाकिस्तान के अवाम जिनके पास ID कार्ड जो एलिजिबल फॉर वोट है, वो पॉपुलेशन होगी, उसमें से उठाएंगे। लेकिन हमने अगर ऑडिट में सैम्पलिंग करनी है किसी भी एरिया में, तो हमारी पॉपुलेशन क्या होगी? उस एरिया में जितनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई हैं वो। अगर हमारा पर्पस है अकरेंस को चेक करना, तो हमारी पॉपुलेशन क्या होगी? सेल्स अकाउंट में जो रिकॉर्डेड इनवॉइसेस हैं, ट्रांजैक्शंस हैं वो। ठीक है, और अगर कंप्लीटनेस को चेक करना चाहते हैं तो फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स है GDN जितनी भी जनरेट हुई सारी की सारी, जितनी भी GDN जनरेट वो। तो पॉपुलेशन का मतलब सम ऑफ ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स जिनमें से हमने सैंपल ड्रा करना है। और याद रखिए ये अहम काम होता है। उसने स्टैंडर्ड ने एक लाइन में कह दिया बस, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी अहमियत कम है, नहीं। अगर आपकी पॉपुलेशन कंप्लीट और एक्यूरेट नहीं है ना, आप सही नतीजे पे कभी नहीं पहुंच सकते। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ, पॉपुलेशन डिपेंड करती है आपके पर्पस पे और आपके ऑब्जेक्टिव असर्शन पे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल है कि टेस्ट ऑफ डिटेल है, और अकरेंस है कि ओवर स्टेटमेंट के अंडर स्टेटमेंट है उसके ऊपर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलिए 5:30 ओके, इसको क्लोज कर दें अब। चलिए अच्छा, 5:30 के क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आपको मिल गए ना 5:30 के क्वेश्चंस? 5:30 सैम्पलिंग नहीं, अभी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये तो आपको पता है ना, अब मैंने शायद ओरिएंटेशन में भी इस बात का जिक्र किया था कि हमारी जो केस स्टडी की प्रैक्टिस होती है ना CFAP वो उतनी नहीं होती जितनी कैफ लेवल पे हम करते हैं, मतलब जितनी टीचर करवाता है। उसकी रीज़न भी आपको पता है, हमारे टॉपिक्स, नंबर ऑफ टॉपिक्स ज़्यादा हैं और हमारे लेक्चर आवर्स कम हैं, इस वजह से। तो हर स्टैंडर्ड के पास्ट पेपर्स को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, क्लास में कम से कम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे कहा था अगर आपने कोई केस स्टडी में से डिस्कस करवानी हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया करें। तो मैं फिर खुद से वैल्यूएट करता हूँ कि ये टॉपिक अहम है, ये फ्रीक्वेंटली आता है, ये अक्सर आता है। जो फ्रीक्वेंटली अक्सर आ रहे होते हैं टॉपिक या हमेशा आते हैं, जैसे रिस्क असेसमेंट है, रिपोर्ट है, ठीक है, इस तरह के टॉपिक, तो इनकी, या जो इंडिविजुअल ISAs है हमारे दूसरे, इनमें भी जो अहम वाले होते हैं उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं क्लास में आपके साथ कुछ ना कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, आइंदा भी इसी तरह होगा। लेकिन जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो छोटे हैं और उनमें नॉर्मली केस स्टडी ICAP टेस्ट नहीं करता, अगर कभी करे भी तो चांसेस यही है कि वो किसी दूसरी बड़ी केस स्टडी के साथ मिला के क्वेश्चन पूछेगा, अलहदा से बड़ा क्वेश्चन सेट नहीं करेगा। उनके क्वेश्चन जो आपने प्रैक्टिस करने हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दिया करूँगा, लेकिन ये थोड़ी सी हिम्मत आपने करनी है, उनको फिर अटैम्प्ट कर लेना है। और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आए और आप समझते हो कि नहीं इसको डिस्कस करना चाहिए सर को क्लास में, तो वो आपने मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना है। ठीक है, ताकि हम सिर्फ जो अहम जितना भी हमारे पास अवेलेबल टाइम है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ है, उनके ऊपर अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो 5:30 ये मैंने इसलिए आपके साथ शेयर करा था कि 5:30 में हमने स्टैंडर्ड को तो डिस्कस किया, कंसेप्ट डिस्कस किया, प्रैक्टिस नहीं की। उसमें आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया।
अब आपने इसको पढ़ना है, सोल्यूशन को भी पढ़ना है, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं समझ आती, जो केस स्टडी डिस्कस करवाना चाहते हो, सवाल पूछना चाहते हो, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, मैं असेस कर लूँगा। अगर कोई क्वेश्चन 2 3 4 5 ज़्यादा स्टूडेंट्स का है तो फिर मैं उसको डिस्कस कर दूँगा क्लास में अलग से वीडियो बना के, ठीक है जी। तो 5:30 के मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। हाँ, इसमें जो मैं आपके साथ अब हर स्टैंडर्ड के शेयर किया करूँगा ना क्वेश्चंस, इनमें से कुछ के सोल्यूशन होंगे, कुछ के नहीं होंगे। एक तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपकी कंसेप्ट टेस्टिंग के लिए है, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आई क्या पूछेगा नहीं, लेकिन पुराने कुछ क्वेश्चन थे मैंने आपके कंसेप्ट वैल्यूएशन के लिए उसमें ऐड कर दिए कि चलें आपको जो है वो वैल्यूएशन हो जाएगी कि आपको ये टर्म के साथ फेमिलियर है कि नहीं, इसका कंसेप्ट है कि नहीं, वो पूछेगा नहीं आई कैप एग्जाम में। केस स्टडीज़ में कुछ के सोल्यूशन होंगे, कुछ के नहीं होंगे, ठीक है। जिनके तो आपको पता है मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद से उनका सोल्यूशन बना के आपके साथ शेयर करूं। तो जिनका तो सोल्यूशन मेरे पास टाइम हुआ, मैंने बना लिया, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। जिनका सोल्यूशन अगर आपको नहीं मिलता तो वो आपने आई कैप के पास्ट पेपर वाले सोल्यूशन को रेफ़र कर लेना, ठीक है, या फिर अगेन वही आपने ग्रुप में पूछ लेना। ये था हमारा 5:30 क्लोज, इसके क्वेश्चन भी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तरफ। आज के लेक्चर में हम प्लान यही है कि 2 स्टैंडर्ड्स कवर करेंगे। एक है ISA 520 और एक है ISA 560, ठीक। ये दोनों छोटे स्टैंडर्ड है, 560 मॉडरेट है, 520 स्मॉल स्टैंडर्ड है, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स वाला है, ये मॉडरेट स्टैंडर्ड है। लेकिन ये दोनों चूंकि आपने कैफ लेवल पे पढ़े हुए हैं तो इसलिए उम्मीद है कि ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। पहले हम 520, लेकिन मैं असेस करूंगा एंड पे, अगर मुझे फील हुआ कि आपके लिए आपको लगे कि ओवरबर्डन हो रहे हैं आप, तो फिर आप पॉइंट आउट कर दीजिएगा, वहीं पे फिर चेक पॉइंट पे मैं लेक्चर रोक लूँगा। पहले स्टार्ट करते हैं 520। 520 स्टैंडर्ड कौन सा? एनालिटिकल प्रोसीजर्स का। 520 कौन सा स्टैंडर्ड है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स का। आपको याद होगा हमने ISA 500 में स्टडी किया था कि ऑडिटर के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो है इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, ये टाइप्स ऑफ प्रोसीजर। और बाय पर्पस यानी मकसद क्या होता है इन प्रोसीजर का? मकसद को सामने रखते हुए हम ऑडिटर के प्रोसीजर को 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं। यानी ऑडिटर जितने भी प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, या तो उनका मकसद होगा रिस्क असेसमेंट, या उनका मकसद होगा कंट्रोल्स को टेस्ट करना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, या उनका मकसद होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करना, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो जो पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स है वो कितने हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अच्छा बताइए, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के फर्दर 2 टाइप्स हैं, कौन कौन से? एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ ड्रिल। शाबाश। अच्छा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में मुझे बताइए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो हमें ये बताता है कि रिस्क असेसमेंट, जैसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर की 2 टाइप्स है ना, टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में भी 4 एग्जांपल्स वो हमें बताता है, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अच्छा, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट की एग्जांपल्स देखी, उसमें भी एनालिटिकल प्रोसीजर आ रहा था। सब्सटेंटिव प्रोसीजर की एग्जांपल्स देखी, उसमें भी एनालिटिकल प्रोसीजर आ रहा था। तो इससे हमें यह पता चला कि जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स है वो 2 जगहों पे यूज होता है, 2 पे तो लाजमी होता है, एक रिस्क असेसमेंट में, एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर में, ठीक है। रिस्क असेसमेंट, क्या एनालिटिकल प्रोसीजर को रिस्क असेस करने के लिए यूज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। क्या एनालिटिकल प्रोसीजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट ढूंढने के लिए यूज कर सकते हैं? यस, उसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ISA 520 में हम स्टडी करेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन, जो कि हमने 500 में पढ़ लिया है, सिर्फ रिफ्रेश करवाऊंगा आपको डेफिनेशन, और इसका यूज किस किस जगह पे हो सकता है, इसका यूज किस किस जगह पे हो सकता है। तो सबसे पहले आते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर की। अच्छा, आप बताइए आपका क्या कंसेप्ट है? एनालिटिकल प्रोसीजर किसे कहते हैं बताइए? एनालिटिकल प्रोसीजर में हम क्या करते हैं?
कंपैरिजन वगैरह करते हैं, रेशोज कैलकुलेट करते हैं और उनकी मदद से देखते हैं कि क्या कोई रेशो, कोई परसेंटेज, कोई कंपैरिजन, कोई फिगर हमारी एक्सपेक्टेशन से अनयूजुअली हाई या अनयूजुअली लो तो नहीं है। सिंपल यही है। तो ऑफिशियली वो एनालिटिकल प्रोसीजर को डिफाइन करते हुए कहता है, डेफिनेशन में एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब है वैल्यूएशन करना, यानी वेरिफिकेशन करना किसकी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। वैल्यूएशन का मतलब है वेरिफिकेशन करना किसकी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिगर अपीयर हो रही होते। मुझे बताइए, हम एज प्रैक्टिशनर जो वेरिफिकेशन करते हैं, जो रीजनेबल या लिमिटेड एश्योरेंस ऑब्टेन करते हैं, वो ज्यादातर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम वेरीफाई करते हैं, ऐसे है ना। फाइनेंशियल सेल्स है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, परचेजेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, एसेट्स हैं, इन्वेंट्री, ये फाइनेंशियल। क्या हम नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं? उसकी भी कर सकते हैं, याद रखें हमारे सिलेबस में वो स्टैंडर्ड भी है। लेकिन हम एनालिटिकल प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर किस चीज की वेरिफिकेशन करेगा, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है, वो नंबर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपीयर हो रहे होते हैं। वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अच्छा कैसे कैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की वैल्यूएशन तो हम टेस्ट ऑफ डिटेल से भी करते हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल से भी यही होता है ना, वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। तो वो कहता है नहीं, आगे सुनो, फर्क आगे आएगा। थ्रू कैसे, कंपैरिजन एंड प्लॉजिबल रिलेशनशिप। कैसे वेरिफिकेशन करने हैं हमने, कंपैरिजन से और प्लॉजिबल रिलेशनशिप। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन का इस साल की फिगर को पिछले साल की फिगर के साथ कंपेयर करना। तो इसका मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर में कंपैरिजन होता है जी, होता है। और प्लॉजिबल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, इसी साल की फिगर को इसी साल की किसी दूसरी फिगर के साथ रिलेट करना। ठीक है, ये है प्लॉजिबल रिलेशनशिप। डबल एंट्री सिस्टम में आपको पता है हर एंट्री किसी ना किसी दूसरे अकाउंट को इफेक्ट कर रही होती है, कम से कम 2 अकाउंट्स को इफेक्ट कर रही होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हर एरिया तो नहीं, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनका किसी ना किसी दूसरे एरिया के साथ प्लॉजिबल रिलेशनशिप होता है, जिसे आप स्टैट में को रिलेशनशिप कहा करते थे, को रिलेशन। जैसे सेल्स बढ़े, सेलिंग एक्सपेंस बढ़ेंगे, दोनों में क्या है, प्लॉजिबल रिलेशनशिप है। फिक्स एसेट बढ़े, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ेगी, दोनों में क्या है, प्लॉजिबल रिलेशनशिप है। लोन की अमाउंट ज्यादा हो, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी ज्यादा होगा, क्या है, दोनों में, दोनों अलग अकाउंट्स हैं, प्लॉजिबल रिलेशनशिप है। लेकिन इक्विटी के बढ़ने या कम होने से रिपेयर एक्सपेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, दोनों में प्लॉजिबल रिलेशनशिप नहीं है। तो जिन अकाउंट्स में प्लॉजिबल रिलेशनशिप होता है, उनमें इस रिलेशनशिप को यूज करते हुए जब वेरिफिकेशन करते हैं ना, तो इसे कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। लॉजिकली सोचिए, लॉजिक क्या कहती है कि दो चीजों में अगर प्लॉजिबल रिलेशनशिप है ना, एक को आपने वेरीफाई कर लिया तो इसकी मदद से दूसरे को आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता चले कि जो प्रॉपर्टी है इस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है और आप प्रॉपर्टी की फिगर को वेरीफाई कर लें, कॉस्ट कितनी, एडिशन कितना, डिस्पोजल कितना है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को वेरीफाई करने के लिए एक एक एसेट की कैलकुलेशन को चेक करना चाहिए, या आपने अगर प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लिया है तो इसकी मदद से डेप्रिसिएशन को वेरीफाई कर सकते हैं, कर सकते हैं, उसके ऊपर परसेंटेज लगाएं, वेरिफिकेशन हो जाएगी। लोन की अमाउंट वेरीफाई कर ली है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है क्या है, क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस को लैदा से उसकी कैलकुलेशन इंडिविजुअल जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई, हर मंथ एंड पे रिकॉर्ड हुआ है, उसको वेरीफाई करने की जरूरत है, या कि टोटल लोन पे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएं जितने पीरियड के लिए आउटस्टैंडिंग है और आप इंटरेस्ट को वेरीफाई कर लेंगे? बताइए, कर सकते हैं। एम्प्लॉइज को सेल्स का 10% कमीशन के तौर पे दिया जाता है, ठीक है। अगर सेल्स को आपने वेरीफाई कर लिया कितनी है, ठीक है, कमीशन की इंडिविजुअल आइटम्स को वेरीफाई करने की जरूरत है। इस एजेंट को कितना कमीशन मिला, इसको लैदा कैलकुलेट करो, इसको कितना मिला, इसको लैदा करो, इनको कितना मिला, लैदा कैलकुलेट करो, या कि टोटल सेल्स की बेस पे आप टोटल एक्सपेंस को वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये है एनालिटिकल प्रोसीजर, ए प्लॉजिबल रिलेशनशिप। इसका फायदा क्या होता है, टेस्ट ऑफ डिटेल में और एनालिटिकल प्रोसीजर में फर्क पता है क्या होता है? टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हम इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को सेलेक्ट करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, और सैम्पलिंग करने के बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरिफिकेशन करते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर में सैम्पलिंग नहीं होती, किसी भी अकाउंट की जो टोटल की फिगर होती है ना, उसको एक ही हल्ले में वेरीफाई करते हैं, और इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी नहीं जाया जाता।
सिर्फ मेन डॉक्यूमेंट्स जैसे लोन है, लोन एग्रीमेंट्स, बस। इसमें नॉर्मली हम इंडिविजुअल पेमेंट्स कैलकुलेशन कैसे हो रही है, पेमेंट्स कब हो रही हैं, उस तरफ नहीं जाते हैं। इसीलिए एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में कहा जाता है ये मोर एफिशिएंट है टेस्ट ऑफ डिटेल की निस्बत। मोर एफिशिएंट क्यों? जल्दी हो जाते हैं परफॉर्म। लेकिन इसमें फ़र्क रखिएगा, कंपैरिजन में और प्लॉजिबल रिलेशनशिप में फ़र्क समझ आया? कंपैरिजन में इस साल को पिछले साल के साथ, आप अकाउंटिंग में एक टर्म बोला करते हैं, वैसे कंसेप्ट वो नहीं है लेकिन रिलेट करवा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में कभी सुनी है आपने टर्म? ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, ये वर्टिकल एनालिसिस है एक तरह से। अच्छा, प्लॉजिबल रिलेशनशिप में याद रखिएगा, लाजमी नहीं है, मैंने जितनी एग्जांपल दी ना, एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का दूसरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ रिलेशनशिप था, लाजमी नहीं है। हो सकता है आप जिस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर रहे हैं, इसको वेरीफाई करने के लिए इसका प्लॉजिबल रिलेशनशिप किसी दूसरी फाइनेंशियल नहीं, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ दें, ये भी पॉसिबल है। जैसे आप सेल्स को वेरीफाई करने के लिए अगर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को स्टैंडर्ड प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करें, इस तरीके से भी सेल्स रेवेन्यू वेरीफाई होता है। अब इसमें लेकिन नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज किया। क्लियर हुई ये बात? अच्छा, अगर क्लियर हुई तो मुझे बताइए। मैं आपके सामने 2-3 प्रोसीजर रख रहा हूं, आपने बताना है ये टेस्ट ऑफ डिटेल है या एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर में फिर आपने फर्दर बताना है कि ये रिस्क असेसमेंट है या कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे यूज हो रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये भी बताना है कि ये कंपैरिजन है कि प्लॉजिबल रिलेशनशिप है। पहला क्वेश्चन, हम पेरोल को वेरीफाई कर रहे हैं, मैंने इस साल का पेरोल एक्सपेंस पिछले साल के पेरोल एक्सपेंस से कंपेयर किया, मुझे पता चला इस साल का जो सैलरीज एक्सपेंस है पिछले साल की निस्बत 30% ज़्यादा है। मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बताइए ये कौन सा प्रोसीजर है? क्या ये एनालिटिकल प्रोसीजर है? शाबाश। कंपैरिजन के प्लॉजिबल रिलेशनशिप, कंपैरिजन है, ठीक है। अच्छा, बता सकते हैं ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर? ये रिस्क असेसमेंट है। कंपैरिजन नॉर्मली रिस्क असेसमेंट होता है, प्लॉजिबल रिलेशनशिप ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। इसमें ये इनिशियल प्रोसीजर है हमारा, जिससे हमारा रिस्क बढ़ गया, हमने कहा नहीं इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। अब मैंने क्या किया, मैंने नंबर ऑफ वर्कर्स पूछे कितने क्लाइंट से, ड्यूरिंग द ईयर कितने वर्कर्स ने एम्प्लॉयज़ ने ज्वाइन किया, कितने छोड़ के गए, उनकी सैलरीज कितनी थी, और मल्टीप्लिकेशन करके, आपको याद होगा ये प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं सैलरीज में कि हमारे पास ओपनिंग में वर्कर्स कितने हैं। हमारा एक प्रोसीजर होता था जिससे हम एनालिटिकल प्रोसीजर ही फर्म की लैंग्वेज में से कहा करते थे हम ग्लोबल, लेकिन ये स्टैंडर्ड का टर्म नहीं है। इसमें करते क्या थे, हम पूरे साल का सैलरीज एक्सपेंस कैलकुलेट करते थे कि हमारे ख्याल में कितना होना चाहिए। उसमें हम लेते थे पिछले साल दिसंबर की फिगर, उसको 12 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर उसमें ऐड करते थे इफेक्ट ऑफ जॉइनर्स, फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ इंक्रीमेंट भी ऐड होता था, फिर इफेक्ट ऑफ लीवर्स लेस करते थे और देखते थे कि हमारे मुताबिक पूरे साल का सैलरी एक्सपेंस कितना आना चाहिए, क्लाइंट के एक्चुअल के साथ कंपेयर करते थे, ठीक है। ये प्रोसीजर क्या है, ये प्लॉजिबल रिलेशनशिप है। लेकिन इसमें हमने जो रिलेशनशिप बनाया है सैलरीज पेरोल एक्सपेंस का, वो किसी दूसरी फाइनेंशियल फिगर के साथ नहीं बनाया, दूसरी नॉन फाइनेंशियल यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के साथ रिलेशनशिप बनाया, ठीक है। ये प्लॉजिबल रिलेशनशिप है यानी सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, ठीक। अच्छा, अगर मैं पेरोल में से चंद एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करूं और देखूं कि इनका ज्वाइनिंग लेटर निकाला और कंपेयर किया कि जिस दिन से ज्वाइन किया उसी दिन से पेरोल कैलकुलेट हो रही है, और कैलकुलेशन करके देखी 4-5 एम्प्लॉयज़ की कि सैलरी सही कैलकुलेट हो रही है, ये क्या भला? ये टेस्ट ऑफ डिटेल। शाबाश, ये टेस्ट ऑफ डिटेल, ये एनालिटिकल प्रोसीजर, क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर में हम टोटल को कवर करते हैं। जब हम सैंपल बेसिस पे जाते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, वो फिर हमारा टेस्ट ऑफ डिटेल्स होता है। क्लियर हो गया? आखिरी लफ्ज़ में समझाना है इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है। भैया आप चाहे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करें, चाहे रिस्क असेसमेंट में कंपैरिजन करें, चाहे प्लॉजिबल रिलेशनशिप करें, कुछ ना कुछ पॉसिबल है, फ़र्क आ जाएगा। जैसे मैं इस साल की सेल्स को पिछले साल की सेल्स के साथ कंपेयर करूंगा, क्या वो एक जैसी होंगी? अक्सर नहीं होती हैं, कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं। तो क्या मैं सिर्फ कंपैरिजन करूंगा या कंपैरिजन के बाद अगर उनमें अनयूजुअल डिफरेंस है तो क्लाइंट से इंक्वायरी भी सवाल भी कर सकता हूँ ये फ़र्क क्यों है, सेल क्यों कम है, क्यों ज़्यादा है?
पूछते हैं कि नहीं हम, ये क्या कहलाता है? इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन भी याद रखिएगा एनालिटिकल प्रोसीजर का लाजमी हिस्सा है। अगर अलहदा से करें ना, अलहदा से कोई सवाल पूछें तो उसे हम कहते हैं इंक्वायरी, ऑडिटर ने इंक्वायरी की है। लेकिन अगर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए सवाल पूछें तो उस इंक्वायरी को भी एनालिटिकल प्रोसीजर का हिस्सा ही माना जाता है, एनालिटिकल प्रोसीजर ही माना जाता है। ठीक है, तो अगर हम कोई इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो भी एनालिटिकल प्रोसीजर ही माना जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? ये था हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन, और 50% हमारे कंसेप्ट इस डेफिनेशन में क्लियर हो गए। एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या करते हैं हम? कंपैरिजन और प्लॉजिबल रिलेशनशिप। कंपैरिजन किसका किसके साथ कर सकते हैं? इस साल की फिगर का पिछले साल की फिगर के साथ, इस साल की फिगर का बजट के साथ, इस साल की फिगर का इंडस्ट्री एवरेज के साथ। ये डिफरेंट उसने बताया, प्रायर पीरियड, इंडस्ट्री एवरेज, बजट, कंपेरेबल पार्ट्स ऑफ सेम एंटिटी। इसका क्या मतलब है? मैं इस साल की सेल्स का, फर्ज कीजिए हम गवर्नमेंट के ऑडिटर हैं, बेकरी के ऑडिटर हैं जिसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, इस साल की सेल्स का पिछले साल की सेल के साथ कंपैरिजन करता हूं, एनालिटिकल प्रोसीजर है, यह है प्रायर पीरियड के साथ। और अगर गवर्नमेंट की एक ही ब्रांच का दूसरी ब्रांच के साथ कंपैरिजन करता हूं, यह है कंपेरेबल पार्ट्स, ये भी एनालिटिकल प्रोसीजर और अच्छा एनालिटिकल प्रोसीजर है। पेरोल डिपार्टमेंट में या किसी डिपार्टमेंट में बहुत से फ्रॉड पता है कैसे आइडेंटिफाई होते हैं कि उस डिपार्टमेंट का जो हेड था वो रिजाइन कर गया या उसको निकाल दिया गया, उसकी जगह पे अगला बंदा आया और प्रॉफिटेबिलिटी एकदम से बढ़ गई। ठीक है, तो जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि नया बंदा फ्रॉड नहीं कर रहा था, पुराना बंदा फ्रॉड कर रहा था। तब जब फ्रॉड खत्म हुआ, बंदा गया, फ्रॉड भी खत्म, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। तो अगर इसी तरह हमें पता चले हमारे 20 ब्रांचेस हैं, 18 में जीपी रेशो कुछ और है, बाकी 2 में जीपी रेशो कुछ और है, तो क्या सोचेंगे हम? 18 गलत है कि ये 2 गलत, इन 2 में गड़बड़ है। तो ये कंपेरेबल पार्ट्स ऑफ द सेम एंटिटी का मतलब ये एक ही एंटिटी के अगर डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनका भी आपस में कंपैरिजन करते हैं। आप अगर किसी बैंक का ऑडिट किया तो आपको अंदाजा होगा, सिलेक्शन करते हुए या वैसे हम एक ब्रांच के रिजल्ट्स को दूसरे ब्रांच के साथ कंपेयर करते हैं। और प्लॉजिबल रिलेशनशिप में 2 टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन किसी ना किसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की होगी, लेकिन अगर सेल्स की जैसे वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसको किसी दूसरे फाइनेंशियल फिगर के साथ ही रिलेशनशिप बनाएं तो वो होगा प्लॉजिबल रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जैसे उसने बताया है सेलिंग एक्सपेंस को सेल्स के साथ रिलेट करें, सेल्स वेरीफाई कर ली, सेलिंग एक्सपेंस सेल्स का 10% होता है, सेलिंग एक्सपेंस ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा कि नहीं? यह है एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की वेरीफिकेशन विद रिलेशनशिप ऑफ अदर फाइनेंशियल, और नॉन फाइनेंशियल के इंफॉर्मेशन के साथ भी रिलेशनशिप बनाया जा सकता है। जैसे पेरोल को वेरीफाई करते हुए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ रिलेट कर दें। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में नहीं आते, नॉन फाइनेंशियल है। क्लियर होगी ये बात? लेकिन इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, जिस चीज के साथ रिलेशनशिप बनाना है आपने वो चीज सही होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। ये आगे चल के रिलायबिलिटी ऑफ डाटा में हम पढ़ेंगे। यानी अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपके पास गलत इंफॉर्मेशन है, इसकी बेस पे जो एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म करेंगे वो ऑटोमेटिकली गलत है। अगर सेल्स गलत है, मटेरियली मिसस्टेटेड है, तो आप इस मिसस्टेटेड फिगर की बेस पे सेलिंग एक्सपेंस को वेरीफाई नहीं कर सकते, वो भी गलत ही होगा। चलिए, ये तो हमारी होगी एग्जांपल। अब चलते हैं यूजेस या पर्पसेस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। हाँ नहीं, वो डिस्क्लोजर्स में आते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से मुराद वो इंफॉर्मेशन जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में अपीयर हो रही होगी। ठीक है, वो तो वैसे तो नंबर ऑफ यूनिट्स भी आप इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। यूज आर पर्पसेस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर के पर्पस इस्तेमाल के 3 जगहों पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर बोलें तो स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग ऑडिट, एंड ऑफ द ऑडिट। स्टैंडर्ड के अल्फाज में बोलें तो एनालिटिकल प्रोसीजर का यूज किया जा सकता है एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, इन फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन। भाई फर्क क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जब एनालिटिकल प्रोसीजर को रिस्क असेसमेंट के तौर पे यूज करेंगे तो क्या करते हैं
हम कंपैरिजन करके इस साल की फिगर को पिछले साल के साथ रिस्क आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। यह है रिस्क असेसमेंट, और ये काम हम कर चुके हैं। ये जो ISA 520 है ना, ये इस पोर्शन को डील नहीं करता, ये सिर्फ आपको रिमाइंड करवाने के लिए मैंने इसको डिस्कस किया है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ये हमारा एक स्टैंडर्ड है ISA 315, जो ये बताता है कि हमने रिस्क असेसमेंट कैसे करनी है। वो जो हमने रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन किए थे ना, याद है आपको, जो बताया था हर दफ़ा लाजमी क्वेश्चन आता है, ये वो है। उसमें बताइए हमने रिस्क असेसमेंट एनालिटिकल प्रोसीजर के जरिए, हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इंफॉर्मेशन से भी रिस्क आइडेंटिफाई किया था, लेकिन एनालिटिकल प्रोसीजर से कंपैरिजन करके भी रिस्क आइडेंटिफाई किए थे कि नहीं? इस साल की फिगर को पिछले साल की फिगर के साथ कंपेयर करके। वो क्या था? वो था यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। यार क्विक सी रिवीजन करते हैं। अगर मैंने कंपैरिजन किया और मुझे पता चला सेल डिक्रीज हो गई है, क्या रिस्क है? इम्पेयरमेंट ऑफ प्लांट और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। शाबाश। एनुअल डिक्रीज और इंक्रीज इन सेलिंग एडमिन इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, अगर पिछले साल की निस्बत इस साल सेलिंग एक्सपेंस, सेल्स बढ़ गई है, सेलिंग एक्सपेंस भी बढ़ गए हैं, रिस्क है? नहीं है। शाबाश। लेकिन अगर सेल्स कम हो गई, सेलिंग एक्सपेंस बढ़ गए, ये रिस्क है। लोन बढ़ गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो गया, रिस्क है? बिल्कुल है। एनुअल इंक्रीज इन इन्वेंट्री, डेटर्स, क्राइटेरिया, पता ना आपको, पिछले साल के साथ कंपेयर करते हैं, अगर पिछले साल की निस्बत इस साल डेटर्स इंक्रीज है, ज्यादा है डेटर्स, क्या रिस्क है? वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स का। और अगर पिछले साल की निस्बत इस साल क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए हैं, कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर का। और अगर पिछले साल के साल क्रेडिटर इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ गए हैं, तो फिर लिक्विडिटी इशू है कि करंट लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, लिक्विडिटी इशू है। इन्वेंट्री बढ़ गई, इंक्रीज हो गई इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। शाबाश। एनुअल डिक्रीज। ठीक है, तो ये सिर्फ रिवाइज कराने के लिए। 520 इसके बारे में इसको डिस्कस नहीं करता, क्यों? ये उसके स्कोप से बाहर है। ये कंसेप्ट किस स्टैंडर्ड के स्कोप में भला? इसे 315 में। हमने पूरा 315 नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन उसमें जो एग्जाम में चीज टेस्ट करता है वो पढ़ ली हुई है। तो फिर ये स्टैंडर्ड एनालिटिकल 520 किसको डिस्कस करता है? ये करता है यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एज सब्सटेंटिव एंड इन्फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मतलब क्या है? किसी एरिया को वेरीफाई करते हुए एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना। जैसे पेरोल को वेरीफाई करते हुए हमने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, ये कंपैरिजन है, ये प्लॉजिबल रिलेशनशिप है। ठीक है, ये प्लॉजिबल रिलेशनशिप है। इसमें हम क्या करते हैं भला? इसमें हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारे मुताबिक सब्सटेंटिव प्रोसीजर, हमारे मुताबिक इस साल की फिगर क्या होनी चाहिए, क्लाइंट के मुताबिक कितनी है। दोनों में ज्यादा फर्क तो नहीं है। जब हम एनालिटिकल प्रोसीजर को एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हमारा तरीकाकार क्या होता है भला? कि हम खुद से इंडिपेंडेंट कैलकुलेट करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि हमारे मुताबिक सेल्स की फिगर, हमारे मुताबिक रेंट एक्सपेंस की फिगर, हमारे मुताबिक इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर, हमारे मुताबिक पेरोल एक्सपेंस की फिगर कितनी होनी चाहिए, और फिर उसे क्लाइंट की फिगर के साथ कंपेयर करके देखते हैं ज्यादा फर्क तो नहीं है। स्टैंडर्ड ये कहता है अगर आपने एनालिटिकल प्रोसीजर को एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना है, कर सकते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में दो एग्जांपल है ना, कौन कौन से? टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर। अच्छा, 505 हमें क्या बताता था? कंफर्मेशन की दो टाइप्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कौन सी वाली अलाउड थी, कौन सी डिसअलाउड है? दोनों अलाउड है, लेकिन वो नेगेटिव की कंडीशन। शाबाश। सब्सटेंटिव प्रोसीजर टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी है, एनालिटिकल प्रोसीजर भी है। कौन से अलाउड है, कौन से डिसअलाउड है? दोनों अलाउड है, लेकिन याद रखिएगा टेस्ट ऑफ डिटेल्स हर एरिया में परफॉर्म हो सकते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर हर एरिया में परफॉर्म नहीं हो सकते। तो कहता है दुनिया के हर ऑडिटर की ख्वाहिश होती है कि वो एविडेंस लेना तो एनालिटिकल प्रोसीजर से ले, क्यों? काम जल्दी हो जाता है। लेकिन आप हर असर्शन पे, हर एरिया पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ठीक है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा किन एरियाज पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है, किन पे नहीं? यही बता रहा है हमें ये पूरा स्टैंडर्ड है। तकरीबन 80% स्टैंडर्ड आपको यही चीज़ बताता है कि अगर किसी एरिया पे आपने एनालिटिकल प्रोसीजर को एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज़ करना है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप क्या काम करने हैं। ये 4-5 स्टेप्स हैं जो वो कहता है कि आपने परफॉर्म करने हैं। ठीक है, जैसे वो हमने पढ़ा था ना, सैम्पलिंग करनी है तो क्या स्टेप वाइज अप्रोच होनी चाहिए।
कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है, क्या स्टेप वाइज अप्रोच होनी चाहिए। उसी तरह ये हमें स्टैंडर्ड में ये बताता है, अगर आपने एनालिटिकल प्रोसीजर को एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज करना है, स्टेप वाइज अप्रोच क्या होनी चाहिए वो बता रहा है। सबसे पहले कहता है डिटरमिन करो सूटेबिलिटी ऑफ असर्शन, जिस एरिया पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, असर्शन मींस समझ लीजिए एरिया, वो एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए सूटेबल है भी कि नहीं। हर एरिया एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए सूटेबल नहीं होता। कौन से एरिया सूटेबल हैं? जिनमें लार्ज वॉल्यूम डाटा होता है और प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप है। ठीक है, प्रैक्टिकली हमने डिसीजन करना होता है कि अगर एनालिटिकल प्रोसीजर से मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट हो जाए आसानी के साथ, तो फिर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है। लेकिन अगर टेस्ट ऑफ डिटेल जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, तो फिर टेस्ट ऑफ डिटेल मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करेंगे। और एनालिटिकल प्रोसीजर कब सूटेबल होते हैं आगे ये बता रहा है। ये उसने पहले हमें रूल बताया कि आपने टेस्ट ऑफ डिटेल में एनालिटिकल प्रोसीजर में डिसीजन करना है ना, क्या परफॉर्म करे, तो देखना है कौन से ज़्यादा एफिशिएंट इफेक्टिव है। एनालिटिकल प्रोसीजर ज़्यादा एफिशिएंट इफेक्टिव है, ये परफॉर्म करो, वरना टेस्ट ऑफ डिटेल करो। तो फिर हमें बताता है एनालिटिकल प्रोसीजर कब होंगे, जब लार्ज वॉल्यूम डाटा होगा विद प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप। जैसे नॉर्मली आपको पता है सेल्स की ट्रांजैक्शन जो हैं वो लार्ज होती हैं ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में। और आपको पता है हमारे दो तरह के क्लाइंट होते हैं, एक वो जिनकी सेल प्राइस फिक्स होती है, एक वो जिनकी सेल प्राइस फिक्स नहीं होती। अब आप खुद बताइए, एक क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गए, वो ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहा है जिसकी सेल प्राइस फिक्स्ड है, नो बार्गेनिंग, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि प्रेडिक्टेबल है कितना रेवेन्यू होगा। लेकिन अगर सेल प्राइस डिफरेंट है, हर यूनिट की सेल प्राइस डिफरेंट डिसाइड होती है, एनालिटिकल परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहां पे भी टेस्ट ऑफ डिटेल्स होंगे। इवेल्युएट रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, ये समझ आ गया ना, सूटेबिलिटी ऑफ असर्शन। इसमें उसने हमें क्या बताया, हर एरिया पे एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल नहीं होते, कुछ पे है कुछ पे नहीं है। और फिर हमें एक इशारा दिया, उसने रूल बताया कि जब प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो, फिर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करो। दूसरी चीज, अगर सूटेबल हैं, जैसे मुझे बताइए रेंट एक्सपेंस और रिपेयर एक्सपेंस दोनों में से कौन सा सूटेबल है फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर? क्यों रेंट एक्सपेंस? क्यों? फिक्स होते हैं, प्रेडिक्टेबल, आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर महीने का कितना, 12 से मल्टीप्लाई करें साल का आ गया, दरमियान में ज़्यादा एक दफ़ा चेंज होता है रेंट। लेकिन रिपेयर एक्सपेंस हर फिगर दूसरे से डिफरेंट होती है, उसमें प्रेडिक्टेबल पैटर्न नहीं होता, वहाँ पे नहीं। अच्छा, आपने डिसाइड कर लिया पेरोल के सूटेबल है, असर्शन है एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए। अगला स्टेप, जब ये डिसाइड कर लिया सूटेबल है, आपको कुछ ना कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए डाटा चाहिए होता है। डाटा के बगैर कोई एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म हो ही नहीं सकता। रिलेशनशिप बनाना है ना, प्लॉजिबल रिलेशनशिप, वो किसी ना किसी रिलेशनशिप किसी ना किसी दूसरी चीज़ के साथ ही बनेगा, चाहे वो फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल, अलग चीज़ बात है, लेकिन किसी ना किसी दूसरी चीज़ के साथ होगा। पेरोल को वेरीफाई करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का डाटा जरूरी है। सेल्स में एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड का होना जरूरी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस में एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, लोन हमारे पास फिगर होना लोन की जरूरी है। तो डाटा, हमें दुनिया के हर एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए डाटा चाहिए, लेकिन उस डाटा को आपने चेक कर लेना है रिलायबल हो, सही हो, वेरीफाइड हो। अगर गलत डाटा की बेस पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया तो डाटा गलत, एनालिटिकल प्रोसीजर भी गलत। ठीक है, कैसे पता चलेगा रिलायबल है कि नहीं? सोर्स, कौन सा सोर्स ज्यादा रिलायबल होता है, इंटरनल के एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन ऑफ डाटा, अगर कंट्रोल्स वीक है डाटा यूज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि इसमें वो एग्जांपल देता है कि समटाइम जैसे बजट को भी हम एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए यूज करते हैं, लेकिन बजट जो है वो रीजनेबल बेसिस पे बनाए हो, चैलेंजिंग बेसिस पे ना बनाए हो। ठीक है, चैलेंजिंग बेसिस पे ना बनाए हो, रीजनेबल बेसिस पे जो बजट बनाए होंगे उनका एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल होता है।
आपको पता है ना, बजट बाजुकात इसलिए बनाए जाते हैं, रीजनेबल टारगेट, इस साल 100 यूनिट बेचे, अगले साल 110 का टारगेट रखा, ये रीजनेबल है। इस साल 100 बेचे, अगले साल 150 का रखा, क्यों? ताकि सेल टीम को प्रेशराइज करें, 150 ना सही 125 बेच ही देंगे यूनिट प्रेशर में आके। अब अगर वो 130 यूनिट बेच देते हैं तो क्या आप एज ऑडिटर टीम से पूछेंगे कि बजट तो 150 का था, आपने 130 बेचे हैं? तो ये तो अंडरस्टेटमेंट का रिस्क है कि अंडरस्टेटमेंट है। वो कहेंगे भाईजान असल में अंडरस्टेटमेंट नहीं, ओवरस्टेटमेंट है, ये तो 130 भी जिस तरह हमने किए हैं वो हम ही जानते हैं। तो बजट जो है आपने चैलेंजिंग जो बेसिस पे बनाए गए होते हैं ना, उनको यूज नहीं करना, रीजनेबल वाले। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन और कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा, कंपेरेबिलिटी अच्छा पॉइंट है। आपने कंपैरिजन का एक असूल पढ़ा होगा, लाइक विद लाइक का कंपैरिजन करना चाहिए, ठीक है। जब हम इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करते हैं ना, ये तो आपको एग्जांपल दी ना बजट की, ये पॉइंट समझ आ गया इंडस्ट्री के एग्जांपल के साथ। क्या हम अपने क्लाइंट का डाटा उसके किसी कंपेटिटर के साथ कंपेयर कर सकते हैं? लेकिन समटाइम कंपेटिटर के ऑपरेशंस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हो सकता है हमारा क्लाइंट 2 प्रोडक्ट सेल करता हो, कंपेटिटर 3 प्रोडक्ट सेल करता हो, हमारा क्लाइंट सिर्फ लोकल सेल करता हो, कंपेटिटर एक्सपोर्ट भी करता हो। तो फिर इस सूरत हाल में हम अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं ना, तो हमें अपने कंपेटिटर जिसको यूज़ कर रहे हैं ना, उसको सिमेट्री पे लाना होता है। यानी अगर हम इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं जो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, और दूसरी तरफ कंपेटिटर है जो लाइफ और नॉन लाइफ दोनों इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, तो क्या इन दोनों के एक्सपेंसेस का कंपैरिजन बनता है? नहीं बनता। तो कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंपेटिटर का डाटा डिसएग्रीगेट करना पड़ेगा, यानी उसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो कह रहा है जो डाटा यूज करना है उसमें इन 4 चीज़ों का ध्यान रखें। 4 चीज़ें समझ आ गई? क्लियर हो गए? अच्छा बताइए, इससे मिलता जुलता कंसेप्ट हमने किसी और जगह भी पढ़ा हुआ है, वो किस जी? 500 रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस। लेकिन वो रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस थी, ये रिलायबिलिटी ऑफ डाटा फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर है। आगे चलें। डेवलप प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन। डेवलप प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन कि हमने अपनी प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन डेवलप करना है। आप मेरे से पूछो सर आपकी सैलरी कितनी है? मैं कोई 2-4 लाख है। हाँ, दो नहीं यार, मैं को 2 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा है। बाद में पता चले है नहीं, वैसे एक्चुअली एग्जांपल दे रहा हूँ कि 6 लाख है। आप मेरे से पूछे सर आपने तो कहा था 2 से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी। क्या ये प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन है? नहीं। प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर से आप ऐसी फिगर कैलकुलेट करें जो कि प्रिसाइज हो, एक्यूरेट हो, जिसमें ज्यादा डिफरेंस, ज्यादा रेंज ना हो, ब्रॉड रेंज ना हो, ज्यादा ब्रॉड रेंज ना। मैं भाई से पूछा भाईजान मगरिब की नमाज का टाइम क्या है? सर यही 7, 7:30। ठीक है, और हम 7:30 बजे ऊपर गए तो आपको पता है वो जमात हो चुकी होती है उस वक्त, ठीक है, पहले वाली जमात। क्या इन्हें हमें 7, 7:30 का? अगर वो कहते हैं 7, 7:30 टाइम है, इसका मतलब है ये प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये ब्रॉड रेंज है। एनालिटिकल प्रोसीजर में हमें प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन चाहिए। अगर हम यू एक्सपेक्टेशन करें, हमारे ख्याल में प्रोडक्ट जो है, जो रेवेन्यू है वो 20-25 लाख के दरमियान में होगा। अब क्लाइंट ने अगर 20 लाख रिकॉर्ड किया है, आप फिर भी कहेंगे ठीक है क्योंकि हमारी एक्सेप्टेबल रेंज में है। क्लाइंट ने अगर 22 लाख रिकॉर्ड किया है, फिर भी, क्लाइंट ने 25 लाख रिकॉर्ड किया है, फिर भी कहेंगे ठीक है। यानी 5 लाख का आपने इतना बड़ा रेंज बना दी जो आपके लिए एक्सेप्ट। इसका मतलब है 5 लाख तक की अगर मिस स्टेटमेंट हुई ना, आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे। आपकी एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड फिगर जो आपने कैलकुलेट करनी है वो क्या हो? वो 20-25 लाख नहीं होनी चाहिए, वो 22 लाख हो, वो 23 लाख हो। ये है, इसे कहते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट। और प्रिसाइज मेजरमेंट से ही मिस स्टेटमेंट डिडक्ट होती है। 23 लाख कैलकुलेशन करेंगे, क्लाइंट की 24.5 होगी, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर पता चलेगा कि 1.5 लाख का फेक एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ इसमें, या जो भी मसला है। तो प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन समझ आया आपको? लेकिन प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन के लिए आपको चाहिए ज्यादा इंफॉर्मेशन। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, जितनी ज्यादा डिसएग्रीगेट होगी, डिटेल में इंफॉर्मेशन होगी, उतना ज्यादा एनालिटिकल प्रोसीजर बेहतर परफॉर्म होगा, उतनी ज्यादा प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन होगी, उतना ज्यादा एक्यूरेटली हम रिजल्ट को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है। और लास्ट में
हमने एक्सपेक्टेशन डेवलप कर ली, इसके बाद क्या करना है, क्लाइंट की फिगर के साथ कंपेयर करते हैं, रिकॉर्डेड फिगर के साथ, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है हमेशा। हमने देखना होता है ये डिफरेंस एक्सेप्टेबल है कि नहीं। अगर डिफरेंस एक्सेप्टेबल हो तो हम कहते हैं ठीक है। डिफरेंस को यूँ समझ लीजिए ये एक तरह से मिस स्टेटमेंट की निशानदेही कर रहा है। अगर थोड़ा बहुत हो तो हम इमटेरियल कह के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर डिफरेंस ज़्यादा हो तो फिर हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं उसको। ये 5वां पॉइंट, ये 4th पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट 5th पॉइंट ये है, ठीक है। ये कितना डिफरेंस एक्सेप्टेबल, ये डिपेंड करता है रिस्क पे, मटीरियलिटी पे, लेवल ऑफ एश्योरेंस, डिजायर्ड लेवल एश्योरेंस पे। अगर रिस्क ज्यादा है तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर मटीरियलिटी लेवल ज्यादा है, डिफरेंस जो है वो मटीरियलिटी लेवल से भी ज्यादा है, डिफरेंस मटीरियल, तो हमें क्या करना, हमें एक्सेप्ट कर देना चाहिए, नहीं, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। एक्सेप्टेबल डिफरेंस का मतलब है डिफरेंस आएगा तो जरूर, एक्सेप्टेबल का मतलब यह है कि कितना डिफरेंस आएगा तो हम कहेंगे ठीक है, अब मजीद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं, प्रोसीजर परफॉर्म हो गया, एनालिटिकल कंप्लीट हो गया। अगर एक्सेप्टेबल डिफरेंस हो, हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, यहीं पे खत्म। अगर डिफरेंस एक्सेप्टेबल से ज्यादा हो तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, मैनेजमेंट से इंक्वायर करते हैं डिफरेंस किस चीज का है, ठीक है। जो मैनेजमेंट हमें बताया उसको कॉरोबरेट करते हैं, कंफर्म करते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर एविडेंस ना मिले तो अदर प्रोसीजर यानी फिर टेस्ट ऑफ डिटेल की तरफ जाते हैं। ये अदर प्रोसीजर से मुराद यहाँ टेस्ट ऑफ डिटेल्स है। बिल्कुल, हाँ, तो रिस्क असेसमेंट तो हमारे हर प्रोसीजर में यूज होगा। कहाँ सब्सटेंटिव प्रोसीजर की एक्सटेंट डिपेंड करती है रिस्क असेसमेंट में, ये तो हमने पहले डिसाइड किया। वो चाहे टेस्ट ऑफ डिटेल में कर लें, चाहे एनालिटिकल प्रोसीजर में कर लें। हमारा एक क्लाइंट था, सिर्फ आपको क्विकली एक ओवरव्यू देता है इन स्टेप्स का। वो गाड़ियां बना के बेचता था, उसके ये होंडा की बात कर रहा हूँ। उसका ऑडिट करने के लिए गए तो वो 3 तरह के मॉडल बेचते, उस वक्त की बात है, अब तो शायद ज़्यादा हो गए, होंडा, सिटी और एकॉर्ड। हमने जाके उनसे पूछा, सर आप हर गाड़ी की लेदा निगोशिएशन करते हैं? उन्होंने कहा नहीं सर, हमारी तो फिक्स प्राइस होती है, जिसने गाड़ी खरीदनी होती है इसी प्राइस पे खरीदता है, हम ये वो मतलब निगोशिएशन नहीं करते। हमने कहा ठीक है, मुझे बताइए क्या इस क्लाइंट पे सेल्स का एरिया, इसमें एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल है कि नहीं है? सूटेबल, बिल्कुल ठीक है। मैंने डिसाइड कर लिया एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है, लेकिन एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ डाटा चाहिए था। बताइए क्या डाटा चाहिए था? शाबाश, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, और एक डाटा और चाहिए, सेल प्राइस। शाबाश, मैंने क्लाइंट से दोनों डाटा लिए। क्या एज इट इज यूज कर लूं कि इनकी रिलायबिलिटी चेक करने थे? रिलायबिलिटी चेक करने थे। फिर मैंने चेक किया कि जब भी यूनिट सेल होती है, क्या जो यूनिट सोल्ड का डाटा अपडेट करते हैं कि नहीं। सैंपल बेस पे कुछ सेल इनवॉइसेस डिफरेंट डेट्स में निकाली और देखा कि वो सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स का डाटा उस दिन अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। वो अपडेट हुआ, कंट्रोल स्ट्रांग थे। फिर जो प्राइस थी उनकी पर यूनिट कितनी प्राइस, उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल देख ली, तो इसका मतलब पता चल गया कंट्रोल स्ट्रांग थे, डाटा को यूज कर सकते हैं। फिर मैंने एक्सपेक्टेशन डेवलप की कि मेरे ख्याल से टोटल रेवेन्यू कितना होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन डेवलप करने के मेरे पास 2 तरीके थे। अब ये प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। एक तरीका ये था नंबर ऑफ कार्स टोटल। फॉर एग्जांपल, मुझे भूल गया कितने थी, फर्ज कीजिए 500, और प्राइस एक गाड़ी की फर्ज कीजिए 2 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक के थे। एक की थी कोई तकरीबन 2 मिलियन, सिटी की जो सिविक थी उसकी 3 मिलियन और रिकॉर्ड की 5 मिलियन, रफली बता रहा हूँ आपको उस वक्त के लिहाज से। तो मैंने कहा 2 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक प्राइस है, तो इसका मतलब है रेवेन्यू जो होना चाहिए ना वो 1000 मिलियन से लेके 1500 मिलियन के दरमियान में होना चाहिए। अगर इसके दरमियान में है तो फिर ठीक है रेवेन्यू। क्लाइंट का देखा, उसने 1400 मिलियन रिकॉर्ड किया था।
क्या मेरा ये प्रोसीजर ठीक है? क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन, ये ब्रॉड रेंज है, 500 मिलियन का फर्क, 1000 मिलियन से 1500 मिलियन, 33% तक का मैंने उसे ब्रॉड रेंज दे दी। ये नहीं, मुझे प्रिसाइज, अच्छा प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन के लिए क्या करना चाहिए मुझे इस हाँ जी, रेलिवेंट नंबर को रेलिवेंट प्राइस के साथ। मैंने क्लाइंट से कहा सर क्या आपके पास एक इन्फॉर्मेशन अगर मैं कहूँ तो अवेलेबल है? उसने कहा बताएं कौन सी इन्फॉर्मेशन? मैंने कहा हर गाड़ी का लहदा नंबर, कि सिटी कितनी सेल हुई, सिविक कितनी हुई, कॉर्ड कितनी हुई। उन्होंने कहा बिल्कुल है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। उसने डाटा को डिसएग्रीगेट कर दिया। डिसएग्रीगेट का मतलब क्या? अलग अलग कर दिया। मैंने कहा इसके 300, एक मॉडल के 300, दूसरी के 500, कितने बताया था टोटल? 1000 बताया था, 500 बताया था टोटल। दूसरी के 150, तीसरी के 50। 300 वाली जो है वो है 2 मिलियन, 150 वाली 3 मिलियन, 50 वाली 5 मिलियन। अब बताइए जो मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करके टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करूंगा, ये प्रीसाइज एक्सपेक्टेशन होगी कि नहीं? स्टैंडर्ड कह रहा है ये यूज करो, लेकिन इसके लिए जाहिर है हमें इंफॉर्मेशन ज्यादा डिटेल में चाहिए, लेकिन इस इंफॉर्मेशन से ज्यादा बेहतर एनालिटिकल परफॉर्म होगा। फिर जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि जी हमारी जो कैलकुलेशन थी और क्लाइंट की कैलकुलेशन तकरीबन एक जैसी थी, थोड़ा सा फर्क था। तो हमारा मटीरियलिटी लेवल से कम थी, जैसे मटीरियलिटी लेवल हमारा फॉर एग्जांपल 5 मिलियन था फॉर एग्जांपल, तो वो समझ लीजिए कि कोई 3 मिलियन का डिफरेंस आ रहा था, तो मैंने एरिया वहीं पे क्लोज कर दिया। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अगर डिफरेंस 7 मिलियन आ रहा होता तो क्या मेरे लिए डिफरेंस एक्सेप्टेबल होता? मैं कहता नहीं, कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है। मैं क्या करता? इन्वेस्टिगेशन। ये वाला कंसेप्ट है, ये मैं क्लाइंट से इन्वेस्टिगेशन का। क्लाइंट ने कहा जी सर जी इसमें फ़र्क होता है थोड़ा। क्या फ़र्क होता है? कि हमने आपकी फिगर ज़्यादा आई होगी, हमारी फिगर थोड़ी कम होगी सेल्स की। मैंने कहा हाँ है तो ऐसे ही। कहता सर असल में ना कुछ डीलर ऐसे होते हैं, उन्हें हम कुछ ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं। जैसे वो कुछ उनके यूनिट्स होते थे, वो डिसेबल्ड पर्सन जो होते थे ना, उनके लिए लैदा बनाते थे, मॉडल में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन किया करते थे, उसकी प्राइस थोड़ी कम होती थी मेरा ख्याल है। या किसी डीलर को अगर एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसकी वजह से कम। अब मुझे अगर उनकी जस्टिफिकेशन मैंने सुन ली, क्या मुझे फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उसे कॉरोबरेट करना चाहिए? कॉरोबरेट कर, अगर कॉरोबरेट हो जाए एरिया वही क्लोज, मतलब हमें एविडेंस मिल गया सफिशिएंट अप्रोप्रिएट। लेकिन अगर हम वो कॉरोबरेट नहीं होती इन्फॉर्मेशन, जो समटाइम नहीं भी होती, तो फिर हम क्या करते हैं भला? टेस्ट ऑफ डिटेल्स। फिर एक तरह से हमारा सारा काम ज़ीरो हो गया, क्योंकि एविडेंस नहीं मिल सका। लेकिन फिर भी हमें इतना पता चल जाता है कि एरिया में कुछ गड़बड़ लग रही है, हाँ कुछ गड़बड़, तो हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स के ऊपर फिर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये प्रोसीजर क्लियर हो गया? क्लियर। अच्छा, आखिरी कंसेप्ट इस स्टैंडर्ड का, जो स्टैंडर्ड में डिस्कस किया हुआ है, तीसरा यूज है एनालिटिकल प्रोसीजर का इनफॉर्मल कंक्लूजन। इनफॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन। आप बता सकते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कौन परफॉर्म करता है? टीम मेंबर के पार्टनर? टीम मेंबर। क्या इन ओवरऑल कंक्लूजन किसने फॉर्म करना होता है? पार्टनर या सीनियर मैनेजर भी ये काम कर सकते हैं, पार्टनर ने करना होता है। इसका मतलब क्या भला? इसमें होता क्या भला? आप तो ड्यूरिंग ऑडिट सेल्स के ऊपर, ये भाई सेल्स के ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे, ये हो सकता है फिक्स एसेट के ऊपर, डेप्रिसिएशन के ऊपर कर रहे हो, ये पेरोल के ऊपर कर रहे हो। पार्टनर्स ने आके क्या करना होता है? ये तस्वीर का छोटा अलग-अलग समझ लीजिए पिक्चर होती है, पार्टनर ने उन सब को इकट्ठे जोड़ के देखना होता है कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सारे एरियाज एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं। ठीक है, पार्टनर ओवरऑल देख रहा होता है। पार्टनर की हमारा एनालिटिकल प्रोसेस सिर्फ इतना होता है कि फिक्स एसेट बढ़े हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी बढ़ना चाहिए। पार्टनर का एनालिटिकल प्रोसेस इतना नहीं होता। पार्टनर का एनालिटिकल प्रोसेस भी होता है, फिक्स एसेट बढ़े हैं, डेप्रिसिएशन तो बढ़ेगी, सेल्स भी तो बढ़नी चाहिए, क्योंकि फिक्स एसेट इसीलिए खरीदे जाते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ानी है। तो अगर सेल्स ही नहीं बढ़ रही तो इसका मतलब ये है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, ये ओवर कैपिटलाइजेशन की गई है या इसकी इम्पेयरमेंट होनी चाहिए, ये बिला वजह एसेट खरीद लिए हैं। पार्टनर्स ने सारे एरियाज़ का आपस में लिंकिंग देखनी होते हैं। फिर सेल्स की वजह से जो सेलिंग एक्सपेंस में इम्पैक्ट आएगा, हम लोग तो सिर्फ एक एरिया के ऊपर रहते हैं।
तो इसीलिए उसने कहा कि इन परफॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन, जब पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पार्टनर कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा होता है उस वक्त भी एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं। ये किस लिए होते हैं? जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया गया उनको कंफर्म करने के लिए। बड़ा मकसद जो इसका होता है ना, वो ओवरऑल कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है। और सम टाइम ऐसा भी होता है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो नेचर है ना, नेचर वो इस वाले एनालिटिकल प्रोसीजर की और इस वाले एनालिटिकल प्रोसीजर की एक जैसी है। दोनों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सामने रख के कंपैरिजन वगैरह किए जा रहे होते हैं, लेकिन इसका मकसद होता है रिस्क आइडेंटिफाई करना, इसका मकसद होता है एंड पे हमें एंड कंक्लूजन देना एंड पे कि कहीं कोई रिस्क रह तो नहीं गया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि शुरू में तो हमें कोई डेटर्स में रिस्क नज़र ना आया हो या स्किप हो गया हो, एंड पे जाके कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह सामने आई? बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, हम अपना डेटर्स का एरिया फिट करके बैठे होते हैं, वो किसी दूसरे एरिया से एडजस्टमेंट आ जाती है जो सम टाइम हमें भी पता नहीं चलते, उसकी वजह से फिगर ज़्यादा चेंज होगी, रिस्क बढ़ गया। क्या एट द एंड ऑफ द ऑडिट आपके सामने कोई ऐसा रिस्क आ सकता है जो पहले आपने आइडेंटिफाई ना किया हो? तो आपको पता है इसमें फिर क्या करते हैं, हम दबा देते हैं उसको। क्या करते हैं? रिस्क असेसमेंट रिवाइज करते हैं, और इससे हो सकता है कि हमें प्रोसीजर भी परफॉर्म करने पड़े। ये था हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर ISA 520, जिसका फोकस क्या है? बेसिकली एनालिटिकल प्रोसीजर 3 तरह से परफॉर्म होता है: रिस्क असेसमेंट, सब्सटेंटिव प्रोसीजर और इन्फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन। रिस्क असेसमेंट किस स्टैंडर्ड का स्कोप है वाला? 315 का। वो 520 में डिस्कस नहीं होगा। 520 में मैंने ये सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए डाला हुआ है, और नोट्स में भी कुछ इन्फॉर्मेशन रिवाइज हो जाए बहाने से। ओरिजिनल स्टैंडर्ड में ये आपको एग्जांपल नहीं मिलेगी रिस्क असेसमेंट के। 520 में क्या चीज़ें डिस्कस होती है? सब्सटेंटिव, ये स्टेप 5, और फिर इन्फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन। ठीक है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा सा मे भी एग्जाम में वो टेस्ट कर ले, मैंने कुछ एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए हैं जिनमें प्रैक्टिकली एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर, और उनको लिख भी दिया है कि किस तरीके से हम काम करते हैं। जैसे आपको भी पता ही होगा, देखेंगे तो पता चल जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस की सब्सटेंटिव प्रोसीजर कैसे करते हैं? लोन की अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, पीरियड आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इसी तरह सैलरीज एक्सपेंस का आपके साथ शेयर हो गया, डेप्रिसिएशन का भी इसी तरह। सिंपल जो है एग्जाम को सामने रखते हुए क्वेश्चन को मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं जिनमें हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर। वो रीड कर लीजिएगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पढ़ते जाएंगे समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। कॉरोबरेटिव एविडेंस का इन्वेस्टिगेटिंग में, कॉरोबरेटिव एविडेंस का मतलब क्या है कि क्लाइंट ने जो भी हमारी इंक्वायरी का जवाब दिया ना, उसे हमने कंफर्म करना है दूसरे सोर्सेज से कि उसने ठीक है कि नहीं। जैसे उसने कहा मैं कुछ एजेंट को एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता हूं, हम उस डीलर से जाके पूछें आपको कितना डिस्काउंट मिलता है। अगर वो कहे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है तो हमने कहा ठीक है, ओके, एरिया ख़त्म। लेकिन अगर वो कहे सर हमें भी उतना ही मिलता है जितना दूसरों को मिलता है, तो फिर क्या मतलब? फिर इसका मतलब है गड़बड़, कुछ कोई और चीज़ है जो क्लाइंट हमें नहीं बता रहा, और अगर नहीं बता रहा तो फिर हम टेस्ट ऑफ डिटेल की तरफ जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस का सेट भी जो है वो साथ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आपने घर जाके इन क्वेश्चंस को भी रीड करना है, और इसमें जो कोई प्रॉब्लम हुई जैसा स्टार्ट में डिस्कस हुआ था तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। ये था हमारा ISA 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ISA 560 सब्सिक्वेंट इवेंट की तरफ चलेंगे।